इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस वक्त इस पूरे मामले पर बोल रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सर्विंग डीजी श्री परमवीर सिंह, इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। विशेष रूप से इन आरोपों की गंभीरता इसलिए भी बढ़ती है कि ये आरोप एक सर्विंग डीजी ने लगाए हुए हैं और इन आरोपों के साथ उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैट या SMS चैट, जो भी कुछ वो समझ में नहीं आ रहा उस लेटर में से कौन सी चैट है, लेकिन जो चैट उन्होंने लगाई हुई है इसमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ वो जिनके साथ बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि इतने रेस्टोरेंट से इतने पैसे, इतने बार से इतने पैसे, इतना पैसा जमा करने को बोला है। तो ये एक बहुत ही सबल इस प्रकार का एक, मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ एविडेंस है। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करे और अगर इसमें राज्य सरकार को यह लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। लेकिन कोई भी इंक्वायरी तभी सफल हो पाएगी जब एक सर्विंग गृह मंत्री ये अपने पद से दूर होंगे और उसके बाद इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र के इतिहास में मैंने इतने वर्षों में ये कभी नहीं देखा कि डीजी रैंक का व्यक्ति और जो सर्विंग डीजी है और जो मुंबई के सीपी रहे हैं, ऐसा व्यक्ति सीधे मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर इतने एविडेंस के साथ ये सारी बातें कहते। और इसमें महत्व की बात यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को यह भी कहा है कि ये सारी बात मैंने आपको बताई थी। तो फिर मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या केवल अपनी सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उसको नजरअंदाज किया? ये भी प्रश्न अब उपस्थित होता है। हमारी मांग है कि तुरंत गृह मंत्री महाराष्ट्र इनको उनके पद से हटाया जाए, या तो वो इस्तीफा दे या उनको हटाया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच ये तुरंत की जाए। इस प्रकार की हमारी मांग है। गृह मंत्री ने कहा है कि परमवीर सिंह खुद को बचाना चाह रहे हैं क्या? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके तथ्य तो बाहर आएंगे। सवाल ये नहीं है कि परमवीर सिंह खुद को बचा रहे हैं या नहीं बचा रहे। सवाल इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने जो चैट उसके साथ लगाई हुई है, अगर वो चैट सही है तो फिर इतना बड़ा एविडेंस, इतना बड़ा सबूत जब वो लेकर सीधे पत्र लिखते हैं तो इसके बाद केवल ये कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसा कहकर नहीं चलेगा। ये बिल्कुल गंभीर मामला है और इस मामले में उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। नहीं, फडणवीस को आपने सुना, उन्होंने कहा कि खत के साथ बाकायदा परमवीर सिंह ने चैट लगाई। एक सर्विंग डीजी ने यह गंभीर आरोप लगाते हुए चिट्ठी लिखी है और सीधे सीधे उन्होंने कहा कि ऐसे में अनिल देशमुख यानी जो गृह मंत्री महाराष्ट्र सरकार के, उनको इस्तीफा देना चाहिए या फिर उनको, उद्धव ठाकरे को उनके पद से हटाना चाहिए और केंद्रीय एजेंसी से इसकी बाकायदा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर सरकार को ऐसा लगता है कि यह नहीं तो फिर कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इस पूरे मामले में जरूर होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि अनिल देशमुख को फौरन इस्तीफा देना चाहिए। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए, दिनेश मौर्य, अब आपके पास आना चाहूंगा। अब एकदम फ्रंट फुट पर बीजेपी नजर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस को अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि फौरन इस्तीफा देना चाहिए और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनको उनके पद से मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, केंद्रीय एजेंसी या फिर कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी, अगर राज्य सरकार ऐसा चाहे तो। जी बिल्कुल, देखिए इसी चीज की जरूरत है क्योंकि जब से एंटीलिया का मामला सामने, उसके बाद से कई सारे तथ्य जो अब तक दबे हुए थे, पिछले 1.5 साल से लगभग जो इनकी सरकार चल रही है, कई सारे तथ्य को दबाया जा रहा था और किस तरह का काम हो रहा था उसकी एक झलक जो है, अगर एक सर्विंग IPS ऑफिसर इस तरह का कोई खत लिखता है विद एविडेंस के साथ तो अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। और अगर खत के अंत में हम देखेंगे तो परमवीर सिंह ये भी लिख रहे हैं कि मुझे अंदाजा है कि इस खत को लिखने के बाद पलटवार हो सकता है, मैं उसके लिए भी तैयार हूं।
तो इस खत का असर क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, कितने आरोप उन पर लग सकते हैं, ये परमवीर सिंह जानते थे। लेकिन जो तथ्य दिए गए उस पर अब उद्धव ठाकरे को बतौर राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते जवाब देना होगा। बिल्कुल। और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, वो शायद इस समय की जरूरत होगी, क्योंकि गृह मंत्रालय जो है एनसीपी के पास है। और अगर महाराष्ट्र पुलिस जांच करती है तो कहीं ना कहीं उस जांच की निष्पक्षता नहीं होगी, क्योंकि इस तरह की बात हो सकती है, क्योंकि मुख्य गृह मंत्रालय जो है वो एनसीपी के पास है। एक और अहम चीज पंकज आपको बता दूं, कल ही जो है गृह मंत्री अनिल देशमुख दिल्ली गए थे शरद पवार से मिलने के लिए। तो क्या ये जो घटनाक्रम होने वाला है, क्या उसकी भनक शरद पवार को लग गई थी और इसीलिए उन्होंने जो है अनिल देशमुख को तलब किया था दिल्ली में? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको एक्सप्लोर करना इस समय बेहद जरूरी हो गया है। शरद पवार ने अब तक आमतौर पे हमने देखा जब भी कोई बड़ी कंट्रोवर्सी होती है तो तुरंत फ्रंट फुट पे आते हैं, सफाई देते, अपने पार्टी का पक्ष रखते, लेकिन इस आरोप को लगे हुए इतने घंटे हो चुके, लेकिन अभी तक शरद पवार की तरफ से भी बिल्कुल। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऐसे में शरद पवार क्या बोलते हैं उस पर भी सबकी निगाह रहेगी। सचिन चौधरी मेरे एक और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, जिस बात का जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने किया कि जो चिट्ठी परमवीर सिंह ने लिखी है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, उसमें बाकायदा काफी सारी चीजें अटैच की गई हैं, व्हाट्सएप चैट का उन्होंने जिक्र किया है, क्या कुछ है उसमें? नेटवर्क आहे संपूर्ण दाखवते मला सांगा। जी देखिए, ये देवेंद्र फडणवीस ने जो बात कही है बिल्कुल सही है। और परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है वो सोच समझकर लिखी है और उसमें उन्होंने सबूत के तौर पर घटनाक्रम भी दिया है कि न केवल सचिन वजे इनसे 100 करोड़ रुपए जो है मुंबई के डांस बार से और अलग अलग जरियों से वसूलने के लिए आदेश दिए थे, बल्कि सचिन वजे के बाद सोशल सर्विस जो डिपार्टमेंट है समाज सेवा शाखा, उससे भी उसके एसीपी पाटिल और डीसीपी भुजबल, इन दोनों को भी यहाँ पर ज्ञानेश्वरी बंगला है, यहाँ पर पास में आप देख सकते हैं पीछे, वहां पर बुलाया था गृह मंत्री ने और उनसे भी इसी तरह से बातें कही थी कि मुंबई में जो हुक्का पार्लर्स है वहां से जो है वो फिरौती करे, वसूली करे, इस तरह के आदेश उनको दिए गए। तो काफी गंभीर मामले हैं और उन्होंने जो बातें बताई है परमवीर सिंह में, उसमें उन्होंने जी बिल्कुल वो डिटेल्स सचिन सुरभि के पास है, न्यूज रूम से सुरभि हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुरभि, जरा आप बताइए कि जिस बात का जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने किया, यानी वो जो चिट्ठी है उसमें क्या क्या संलग्न है, किन चैट्स का वो जिक्र कर रहे हैं, जरा उसके बारे में तफसील से बताइए। पंकज, जो टाइमलाइन का मैं शुरू में भी आपको यहाँ पर जिक्र कर रही थी, अगर इस चिट्ठी के हम 10वें पॉइंट पर गौर करें तो यहाँ पर उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि अब मैं आपके सामने वो पूरी चैट रख रहा हूं जो मेरी एसीपी पाटिल के साथ हुई। बाकायदा यहाँ पर डेट और टाइम भी मेंशन किया गया है कि किस वक्त मेरी क्या बातचीत हुई, क्योंकि यहां उन्होंने सबसे पहले पाटिल से यह सवाल करा कि कितने बार का जिक्र किया गया था, होम मिनिस्टर के सामने कितने बार का जिक्र किया गया था और पलाने ने तुम्हारे सामने क्या डिटेल मेंशन की थी और कब। तो इसके बारे में उन्होंने बताया है कि यहां पर जिक्र किया गया था 1750 बार्स के बारे में। हालांकि उन्होंने ये दोबारा मैसेज करा कि अर्जेंट डिटेल्स है, मुझे जल्द से जल्द ये डिटेल्स तुमसे चाहिए। तो एसीपी पाटिल का यहां पर जवाब जाता है शाम 5:18 पर कि 1750 बार का जिक्र किया गया था। और जैसा कि उन्होंने शुरू में भी लिखा है कि टारगेट था 3 लाख हर जगह से मिल सकता है और ओवरऑल टारगेट था 50 करोड़ रुपए हर महीने का। इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है, ये सवाल भी किया है और एसीपी पाटिल ने इस बारे में बताया है कि पलांडे ने जिस तरह से मेंशन किया था 4 मार्च की मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बताया है। तो उन्होंने ये भी आगे पूछा कि क्या इस मुलाकात से पहले तुम्हारी भी क्या होम मिनिस्टर से कोई मुलाकात हुई थी? तो उन्होंने कहा हाँ, जो मैंने ऊपर के पॉइंट में ये जिक्र आपको बताया था कि 4 दिन पहले हुक्का ब्रीफिंग के बारे में, क्योंकि यहां हमने ऊपर देखा कि किस तरीके से अधिकारियों से जब वसूली की बात करी जा रही थी उसमें बाकायदा ये डिटेल मांगी गई थी, हुक्का पार्लर्स के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी एसीपी संजय पाटिल से। और उसके बाद उन्होंने उसी बात का जिक्र किया है, क्योंकि यहां पर परमवीर साफ तौर पर यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या इस दौरान वाजे के साथ भी कोई एचएम की मीटिंग हुई थी? तो उन्होंने ये बताया कि हालांकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर आपको बता सकता हूं कि उससे कुछ दिन पहले एक खास मुलाकात जरूर हुई थी। और इसी की तरह पंकज पूरी एक टाइमलाइन है जिसमें उन्होंने ये सारी डिटेल एक टेक्स्ट मैसेजेस के फॉर्मेट में साफ जाहिर करी है और ये एक प्रूफ दिखाया है जिसके जरिए ये सारी रिकॉर्ड्स अब इस चिट्ठी में। बिल्कुल, तो एक पूर्व कमिश्नर हैं और मुंबई पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं, तो वो जब ये बातें कर रहे हैं तो बिना तथ्य बिना प्रमाण के वो ये बात क्यों कहेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अंडरलाइन की जा सकती है बात। जयप्रकाश, अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि अब वर्सेस होगा, यानी शिवसेना वर्सेस एनसीपी वर्सेस कांग्रेस, क्योंकि साख एक तरफ बाल ठाकरे से जुड़ी हुई शिवसेना पार्टी, दूसरी तरफ शरद पवार का जो कद है। तो ऐसे में अब आगे आने वाला जो कुछ घंटे हैं या कल का दिन है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। महाराष्ट्र में एक तरह से सियासी भूचाल आ गया इस खबर के बाद।
बिल्कुल पंकज, एकदम सही कहा आपने। और आने वाले कुछ घंटे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 6 का एक मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा पंकज। जो लेटर सामने आया है परमवीर सिंह का, जो लेटर बताया जा रहा है और जो लेटर भेजा गया है उद्धव ठाकरे को, इसमें एक जिक्र उन्होंने ये किया हुआ है कि उद्धव ठाकरे के साथ उनकी मिड मार्च में, यानी मार्च के 14-15 तारीख को उनकी एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में उन्होंने उद्धव ठाकरे को होम मिनिस्ट्री और होम मिनिस्टर के इस पूरे कार्यकलापों के बारे में बताया था, इलीगल एक्टिविटीज और मिसडीड के बारे में बताया था। उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि शरद पवार, अजीत पवार और कांग्रेस के कुछ मंत्रियों को भी इसकी जानकारी दी थी, जिसमें कुछ मंत्रियों ने माना था कि होम मिनिस्ट्री में सब कुछ सही नहीं हो रहा है। यानी ये पहली बार नहीं है कि परमवीर सिंह ने ये पूरी जयप्रकाश, मैं इस बात को आपके साथ कंटिन्यू करूंगा। जरा एक मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अतुल भटकालकर साहब, मुंबई से बीजेपी विधायक है। भटकालकर साहब, अनिल देशमुख अभी कैमरा के सामने तो नहीं आए हैं, मीडिया के सामने तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि परमवीर ने खुद को बचाने के लिए और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए यह झूठ बोला है। नहीं, अनिल देशमुख इस प्रकार के धंधा कर रहे हैं ये पूरे महाराष्ट्र को मालूम था। जब कोरोना के पहले, कोरोना के बीच में एसपी के, जिला पुलिस प्रमुख के तबादले होते थे, तब लोगों ने ट्विटर के ऊपर भी एलिगेशन लगाए थे करोड़ों रुपए इस तबादले के बदले में लिए जा रहे, खंडनी इकट्ठा हो रही है। और इसके लिए परमवीर सिंह का लेटर ये सिर्फ आज एक एविडेंस के मामले में और एक दर्ज हुआ है। ये बात पूरे महाराष्ट्र को मालूम थी। भारतीय जनता पार्टी की ये मांग है, अनिल देशमुख की तुरंत उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल भटकालकर साहब। अनिल देशमुख को फौरन इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी के तमाम लीडर्स जिनसे हम बात कर रहे हैं, अभी हमने देवेंद्र फडणवीस को भी आपको सुना है, उनका भी कहना था कि फौरन इस्तीफा देना चाहिए या फिर उनको उनके पद से हटा देना चाहिए। जयप्रकाश, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, अब दिक्कत यह होगी क्योंकि अब सफाई जो है कि अगर ये अनिल देशमुख का इसमें नाम आ ही गया है और अगर ये सारे चीजें जो है सामने आ जाती हैं कि वाकई अनिल देशमुख इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को जवाब दे पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, सरकार वो चला रहे हैं। बिल्कुल पंकज, सूबे के मुखिया हैं उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे को यह जवाब देना ही होगा कि उनके एक मंत्री होम मिनिस्टर पद पर हैं और उनके खिलाफ उनके एक सर्विंग पुलिस आईपीएस ऑफिसर इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं जो 30 साल से पुलिस सेवा में है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटा क्लेम नहीं है, छोटा आरोप नहीं है और इसमें उद्धव ठाकरे को अब सामने आना ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ अनिल देशमुख का मामला नहीं है, ये उनके साथ में जुड़ी हुई एक सहयोगी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता का मामला है, क्योंकि अनिल देशमुख भी करीब 30 साल से राजनीति में है और वो बहुत ही सीनियर नेता है। तो ये बहुत मुश्किल की घड़ी है उद्धव ठाकरे के लिए, अगर हम कहें, क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों के साथ उद्धव ठाकरे ने अपनी सरकार बनाई। कांग्रेस की विचारधारा अलग, कांग्रेस से टूटकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी 99 में, उनकी विचारधारा अलग, और ये दोनों विचारधाराओं की पार्टी के साथ में शिवसेना एकदम एक्सट्रीम विचारधारा की पार्टी, उसने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया, बहुत ज्यादा जगह पर उन्होंने अपने विचारधाराओं को त्यागा और कांग्रेस और एनसीपी के विचारधाराओं को इंपॉर्टेंस दिया। लेकिन अब जो माहौल बन चुका है, लगातार बीजेपी अटैकिंग मोड पर आ गई है। होम मिनिस्टर जो है वो शरद पवार को दिल्ली में मिलकर आए, उस वक्त भी ऐसा कयास लगाया गया कि होम मिनिस्टर आज रात को इस्तीफा दे देंगे या कल उनका इस्तीफा उद्धव ठाकरे ले लेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब जो ये लेटर बम फटा है, लेटर बम के बाद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भूचाल महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाला है। और यह भी मैं आपको बता दूं कि एक सेंट्रल एजेंसी एक आईपीएस ऑफिसर से पूछताछ करने वाली है, यहां तक कि परमवीर सिंह से भी पूछताछ होगी और आने वाले समय में कई इस्तीफे लिए जाएंगे, कई इस्तीफे दिए जाएंगे। पंकज, बिल्कुल। और राजीव, इस चिट्ठी का अगर हम जिक्र करें तो इसमें बाकायदा हर बात तफसील से लिखी गई है। हुक्का बार्स का जिक्र है, पब्स का जिक्र है, रेस्टोरेंट का जिक्र है, डांस बार्स का जिक्र है, यानी कैसे कैसे कितना कितना पैसा कहां से लिया जाना है, उन सब बातों का जिक्र है इस चिट्ठी में। बिल्कुल, देखिए इस चिट्ठी में बहुत सारे खुलासे किए गए हैं। सिर्फ जिलेटिन से शुरुआत हुई है, शुरुआत जिलेटिन से हुई, बात वसूली तक गई और उसके बाद मोहन डेलकर तक हर एक बात कही गई। लेकिन यहाँ पर इस चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हमारे सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि जल्दी एनआईए परमवीर सिंह को भी तलब करने वाली थी और उसके लिए वो एमएचए को खत लिखने वाली थी। और ऐसे समय में परमवीर का ये खत बाहर आया है जब उन्होंने पूरा ठीकरा गृह मंत्री पर फोड़ दिया है, तो समय को लेकर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि जो बात परमवीर सिंह कह रहे हैं, परमवीर सिंह ये सारी बातें पहले से जानते थे। हमने देखा व्हाट्सएप चैट जो है फरवरी मार्च का, लेकिन सरकार पिछले 1.5 साल से चल रही थी, तो ये रैकेट तो पिछले 1.5 साल से चल रहा था। मैं लौटता हूं राजीव आपके पास। ये 8 पन्नों की चिट्ठी है जो परमवीर सिंह ने लिखी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। सुरभि,
क्या कुछ जिक्र है इस चिट्ठी में, अगर आप बता पाएं तो। पंकज, आगे इस पर अगर आप गौर करेंगे तो जिस चिट्ठी का हम लगातार पॉइंटर्स वाइज आपको डिटेल बता रहे हैं, उसमें आखिर में एक बात गौर करने वाली है, क्योंकि यहां एक आरोप लगाया गया है खुदकुशी का जिक्र करते हुए, कैसे उसका भी राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। अब पॉइंट नंबर 13 पर यहां पर मैं पंकज जाना चाहूंगी। दादर नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर, जिनकी 22 फरवरी को मुंबई के सी ग्रीन होटल में डेड बॉडी मिली थी। अब यहां पर यह साफ तौर पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि उत्पीड़न की बात की जा रही है। उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए यह कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस बकायदा इस केस की जांच में जुटी हुई थी। मैं आगे स्क्रॉल करते हुए कुछ पॉइंटर्स पर चाहूंगी अगर आप गौर करें, उसमें यह साफ तौर पर लिखा है कि पूरे मामले की जांच जब मुंबई पुलिस कर रही थी, तब गृह मंत्री अनिल देशमुख पहले दिन से यह चाहते थे कि इस मामले को खुदकुशी के रूप में दिखाया जाए और उकसाने का केस, खुदकुशी के लिए उकसाने का केस इसमें दर्ज किया जाए। हालांकि उनसे यह भी कहा गया था कि मोहन डेलकर को दादर नगर, जरा ये बताइए कि पॉइंटर नंबर 7 जो है उसके बाद क्या कुछ है। पंकज, मैं पॉइंटर नंबर 7 के बाद ही आपको यह बता रही हूं। पॉइंटर नंबर 7 के बाद हमने सबसे पहले आपको उस पॉइंट नंबर 9 के बारे में बताया, जिसमें वो चैट डिटेल्स बताई गई हैं, जिसके बारे में इनपुट पाटिल से लिया गया था परमवीर ने। और उस पॉइंट नंबर 8, 9 को आगे स्क्रॉल करते हुए, क्योंकि ये पूरी एक चैट डिटेल है, उसके बाद जिक्र किया जा रहा है दादर नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर की, जो 22 फरवरी को मुंबई के सी ग्रीन होटल में डेड बॉडी मिली थी। और यह आरोप साफ तौर पर लगाया जा रहा है कि जब इस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी, तो क्यों आखिर यहां पर देशमुख की तरफ से यह कोशिश की गई कि मामले को खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया जाए। और यह भी जब उनसे कहा गया कि प्रताड़ित किया गया है, यह केस वहीं के पुलिस अधिकार क्षेत्र में भी आता है। यहां पर मैं कुछ पॉइंटर्स को हाईलाइट करते हुए आपको दिखाना चाहूंगी कि उन्होंने यह कहा है कि जब यह उस क्षेत्र में पूरा मामला आता है, तो अनिल देशमुख क्यों इस केस के जरिए राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। और यही उन्होंने कहा है, वजह यही है कि लीगल एक्सपर्ट्स के विरोध के बावजूद उन्होंने, यहां देखिए ये पॉइंट नंबर 16, लीगल एक्सपर्ट्स के विरोध के बावजूद उन्होंने 9 मार्च को महाराष्ट्र विधानसभा में यह ऐलान कर दिया कि सांसद डेलकर की खुदकुशी की जांच एसआईटी करेगी। पंकज, बिल्कुल। और दिनेश, ऐसे में यह देखना होगा कि एक सर्विंग ऑफिसर इस तरह की चिट्ठी क्यों लिखेगा, इसको लेकर बड़े सवाल हैं। हालांकि अनिल देशमुख ये कह रहे हैं कि वो खुद को बचाने के लिए उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। जी बिल्कुल, देखिए अब भले ही अनिल देशमुख चाहे जो कहे, लेकिन आमतौर पे हमने देखा है कि कोई भी आईपीएस ऑफिसर, खासतौर पे पुलिस विभाग काफी डिसिप्लिन माना जाता है, और उसमें भी अगर डीजी रैंक का कोई अधिकारी 32 साल की सेवा के बाद इस तरह से तथ्यों के साथ अगर कोई बात रखता है, तो उसमें जरूर कोई ना कोई सच्चाई होगी। और हम आपको एक ही बात, जब सरकार बन रही, चलिए मैं आपके पास आता हूं, हम एक एक करके पॉइंट पूरा इस चिट्ठी में क्या कुछ डिटेल्स हैं वो समझ रहे हैं सुरभि से। सुरभि, जरा आगे के पॉइंट्स अब बताइए और क्या क्या जिक्र है इस चिट्ठी में। पंकज, जैसा कि मैंने अभी आपको यहां पर यह बताया कि उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से इस पूरे मामले को अनिल देशमुख ने इसका राजनीतिक फायदा उठाने की भी कोशिश की, और कैसे अनिल देशमुख ने केस के जरिए ही लीगल एक्सपर्ट्स जब विरोध कर रहे थे, बावजूद उसकी उनकी ये कोशिश थी कि मामला जो मुंबई पुलिस के हाथ में था, पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जब मुंबई पुलिस कर रही थी, तो मामले की खुदकुशी का केस अब पूरा एसआईटी को सौंप दिया जाए। और ये मैं अब पूरे एंड ऑफ दिस लेटर की तरफ बढ़ रही हूं, क्योंकि उसमें उन्होंने ये साफ तौर पर डिटेल्स लिखी हैं और ये भी बताया है कि किस तरीके से मैं 32 साल तक सर्व करता आया हूं इस नेशन को, और इन 32 सालों के बाद जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, यही वजह है कि आज वो मजबूर हो चुके हैं ये तथ्य सामने रखने के लिए। जरा ये भी बताइए, जो इस चिट्ठी में जिक्र है कि हर बियर बार पब से 2-3 लाख रुपए वसूली करनी है हर महीने, हुक्का जो पार्लर हैं उन पर भी छापे मारने की बात है, जरा ये भी जिक्र है चिट्ठी में। बिल्कुल पंकज, इसके लिए मैं एक बार फिर से स्क्रॉल अप करना चाहूंगी, क्योंकि शुरुआत के जो मेजर पॉइंटर्स हैं, शुरुआत के उन मेजर पॉइंटर्स में बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और उन आरोपों में उन तमाम डिटेल्स का जिक्र किया गया है जिससे वसूली की बात की गई। और इसमें पॉइंटर्स वाइज ये बात बहुत डिटेल तरीके से नहीं, बल्कि साफ शब्दों में ये कही गई है कि टारगेट क्या होता था, कितना टारगेट होता था, मंथली क्या टारगेट दिया जाता था। इसलिए उन्होंने ये सबसे पहले पॉइंट के जरिए ही ये बात साफ तौर पर कही है कि किस तरीके से गृह मंत्री अनिल देशमुख ने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के मुखिया सचिन वाजे को कुछ महीने लगातार अपने रेजिडेंस पर बुलाया, और अपने रेजिडेंस पर बुलाकर उन्होंने पैसे इकट्ठे करने की बात कही। अब पैसे इकट्ठे करने की बात अगर हम इस पॉइंट नंबर 9 पर जाएं, तो यहां सबसे ज्यादा हाईलाइट की गई है, क्योंकि उसमें यहां जिक्र किया गया है इन तमाम लाइंस पर। अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर जिक्र किया गया है 40 से 50 करोड़ कैसे पॉसिबल होंगे। 1750 बार्स, रेस्टोरेंट्स और अदर एस्टैब्लिशमेंट, यानी कुछ और ऐसे प्रतिष्ठान जगहों से जहां आसानी से ये पैसा अचीव किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं आगे और स्क्रॉल अप करूं तो पॉइंट नंबर 7, जिसमें
जिक्र है 100 करोड़ का। इस 100 करोड़ का टारगेट था मंथली अचीव करना। और यहां पर जिस वक्त ये मीटिंग्स होती थी, जब वो अपने रेजिडेंस पर ये मीटिंग करते थे, तब वहां पर सिर्फ 1 या 2 स्टाफ मेंबर्स उनके साथ होते थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम यहां ये भी बताया गया है कि 100 करोड़ रुपए कलेक्ट करने को कहा जाता था। और टारगेट हासिल करने के लिए खुद अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को भी ये बताया था कि 1750 बार्स, रेस्टोरेंट और बाकी एस्टैब्लिशमेंट से हर महीने आसानी से 2 से 3 लाख रुपए लिए जा सकते हैं, 40-50 करोड़ कलेक्ट किए जा सकते हैं और बाकी बची हुई रकम दूसरे सोर्सेस से भी हासिल की जा सकती है। यहां मैं कुछ पॉइंटर्स को इरेज करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से मैं स्क्रॉल कर रही हूं, कुछ और पॉइंटर्स पर भी आपके लिए यहां पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये बात फिर से मैं दोहराना चाहूंगी, कैसे 40 से 50 करोड़ रुपए कलेक्ट हो जाएंगे हर महीने, क्योंकि हर एक जगह से 2 से 3 लाख रुपए मिल सकते हैं। और ऐसे में जो बाकी रकम होगी, यहां 40-50 करोड़ का है, बिल्कुल, तो 40 से 50 करोड़ जिसका सुरभि जिक्र कर रही हैं, वो बहुत आसानी से अचीवेबल है। सोर्सेस से भी बिल्कुल, और जो बाकी के सोर्सेज हैं 2-2, 3-3 लाख करके, यानी तमाम पब्स, रेस्टोरेंट और जो हुक्का पार्लर्स हैं, उनसे अचीव किया जा सकता है। यानी पूरा का पूरा टारगेट जो था वो 100 करोड़ का था, जो इस चिट्ठी में जिसका जिक्र परमबीर सिंह ने किया है। ये वो चिट्ठी है जो उन्होंने उद्धव ठाकरे को भेजी है। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं। फौरन लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।